स्वागत है आप सबका इकोसिंग एग्रोटेक की इस पॉडकास्ट सीरीज़ में, जिसमें हम अभी तक काफ़ी लंबी बातचीत करते आ चुके हैं और बहुत सारी जानकारी जुटा चुके हैं। हमारे सारे पिछले ऑडियो पर जाकर आप पपीता की खेती से संबंधित सारी जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सारी वेराइटीज़, आइसबेरी, ग्रीनबेरी, नई वेराइटी रसबेरी और सनबेरी, इसको आप किस प्रकार से इसकी खेती करेंगे, किस प्रकार इस पर आप इसे अधिक से अधिक सफल बनाएंगे और इसका सारा पूरा मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, इस पर हमने काफ़ी विस्तार से ऑडियो बनाए हैं इस ऑडियो सीरीज़ के अंतर्गत। और आप इससे पिछली सारे ऑडियोज़ को जाकर सुने और आप विस्तार से जानकारी प्राप्त करके अपनी खेती को सफल बनाएं। इसी सीरीज़ में हम अभी बात करने जा रहे हैं इस ऑडियो में कुछ सावधानियों के ऊपर। पपीते की फसल एक बहुत संवेदनशील प्लांट होता है, बहुत संवेदनशील क्रॉप होती है और इसमें कई प्रकार की सावधानियां आपको रखने की ज़रूरत होती है, गलतियां ना हो सके। हालांकि पूरी ऑडियो सीरीज़ में आप सुनेंगे तो बहुत सारी गलतियों में कहाँ किसान गलती करते हैं और कैसे उनका बचाव कर सकते हैं, हमने काफ़ी सारी बात की है। आप सारे सुने, ज़रूर सुने। और इसमें हम एक पूरा ऑडियो विशेष रूप से सावधानियों पर और खरपतवार के नियंत्रण पर, इस पर हम इस ऑडियो को बना रहे हैं, सावधानियां व खरपतवार का नियंत्रण। तो आप इसे ध्यान से सुने और इन सारी बातों का ध्यान रखें ताकि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान आपको ना हो सके। हमारे साथ जुड़े हुए मिस्टर किशोर राव हमारे टेक्निकल पर्सन हैं, हमारे फील्ड एग्जीक्यूटिव है, काफ़ी अनुभव रखते हैं और हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए वे हाजिर है। जी सर, देखिए, पपीते में हमको जो सावधानी रखना है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। पहली चीज़, जब पपीते में फ्लावरिंग के बाद जब फ्रूटिंग में कन्वर्ट होता है और जब फल बड़ा हो जाता है, उस समय बहुत ज़रूरत होती है कि हम कौन सी दवाई स्प्रे करने जा रहे हैं और उसके अंदर टेक्निकल क्या कंटेंट है और कौन सा प्रोडक्ट हमको इस पर डाल सकते हैं और कौन से प्रोडक्ट इस पे नहीं डालना कहने का होते हैं। मतलब है कि वे सारी दवाइयाँ, रासायनिक कीटनाशक और अनेक प्रकार के जीवनाशक और फंगिसाइड और वगैरह वगैरह जितने भी तरह की केमिकल दवाइयाँ होती हैं जो आमतौर पर अनेक प्रकार के बीमारियों के, रोगों के नियंत्रण के लिए किसान लोग उपयोग करते हैं, जिनका उसमें से पपीते में कौन सी ऐसे रासायनिक उत्पाद है जिनका उपयोग नहीं करना है और कौन से ऐसे जिनका उपयोग किया जा सकता है अलग अलग भिन्न प्रकार के रोगों के नियंत्रण के लिए, इसके बारे में बता रहे हैं आप। देखिए, जब हम पपीता ट्रांसप्लांट कर देते हैं, पपीता लगभग 10 से 15 दिन, महीने भर का हो जाता है। उस समय क्या होता है कि कई बार देखते हैं अपन, जब कसक कॉटन लगाता है, कपास लगाता है, तो जो कीट पतंगे होते हैं वो पौधे को काटना शुरू कर देते हैं, पत्तियों को खाना शुरू कर देते यहाँ हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की परिस्थितियों में, महाराष्ट्र की परिस्थितियों में, जहाँ कॉटन की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अन्य प्रदेशों में भी अलग अलग प्रकार की खेती पपीते के समय के साथ साथ होती है, तो उनमें भी अलग अलग प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। तो उस संदर्भ में ये बातचीत चल रही है। तो क्या होता है उस समय कि जब पौधा लगता है, लगभग 1 फीट का प्लांट हो जाता है और उसमें कई बार कीट उसको काटना शुरू कर देता है, जिससे कई बार समस्या देखने को मिली है कि जितनी भी लीफें होती हैं, पौधे की पत्तियां होती है, उसको कीट पूरा काट देता है। और कई बार देखने को ये भी मिला है कि जो पौधे का स्टंप होता है, तना होता है, वहाँ से भी कीट काट देते हैं। तो सब ये अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे मान लो यदि पर्टिकुलर कोई कीट तने को काट दिया है, उसने पपीते के स्टम्प को, छोटे स्टम्प को काट दिया, अब उसमें काटने के प्रमुख 2 कीट होते हैं। पहला एक रातरानी इल्ली करके होती है, जो कि रात में वो आती है, स्टम्प को काट देती है और वो सुबह होने से पहले जमीन के अंदर चले जाती है। अच्छा। तो रातरानी इल्ली जो होती है तने को काट देती है। कई बार कृषक सोचते हैं कि अब इसमें क्या डालूं, तो पहला ऑप्शन जाता है कि जमीन से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती है उसमें अधिकतर क्या यूज करते हैं, मोनोकोटोफास करेंगे, क्लोरो करेंगे, मतलब फास्ट नाम की एक भी दवाई पपीते में नहीं चलती है, न थीमेट चलता है और न फोरेट चलता है। क्योंकि जब कीट पतंगे पत्तियां खाना शुरू करते हैं तब हमारे दिमाग में जाता है कि थीमेट या फोरेट डलवा दे। तो ये दोनों बहुत घातक रसायन हैं, न थीमेट न फोरेट डालना है
और न ही रात रानी इल्ली को कंट्रोल करने के लिए किसी प्रकार का मोनोकोटोफास, ट्राइजोफास, जिसमें भी फॉस नाम का लास्ट में कंटेंट आता है, टेक्निकल फॉस पपीते में न गलती से ड्रिंच करे और न गलती से स्प्रे करे जी। यदि ड्रिंच कर दिया तो पूरे रूट बैंड हो जाएंगे, पौधे में जबरदस्त वर्न आ जाएगा, टॉप पूरा हैंग हो जाएगा, पौधा 2 महीने समझ के चलो कि आपका डेवलप होना ही नहीं है, पौधा चलना ही नहीं है ऊपर। बहुत भारी नुकसान होगा और कई सारे पौधे मर भी जाएंगे जी। ठीक है। अब इसमें देखिए, यदि रात रानी इल्ली है तो साइफरमेथिन करके एक दवाई आती है जी। 5 ml, मतलब 10 EC वाली है तो आप उसको लगभग 10 ml ले सकते हैं। 25 EC वाली साइफरमेथिन प्लेन लेना, उसमें कोई एडिंग नहीं हो, सिंगल साइफर जी। तो उसको 25 ml वाली हो तो 5 ml, सॉरी 25 EC वाली हो तो 5 ml और 10 EC वाली हो तो 10 ml। ये पंप में डालकर पौधे से 3 इंची की दूरी पर 150 ml लिक्विड डालिए। जमीन से जुड़ी हुई जितने भी कीट होंगे ऑन द स्पॉट मर जाएंगे। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो गई, जमीन के अंदर रहने वाली बीमारियों को कंट्रोलिंग इससे किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं कीट पतंगों के लिए। जो लीफ और पत्तियों को खाते हैं कीड़े, उनके लिए सबसे अच्छा उपाय जो है वो हम ये कर सकते हैं कि जो गेहूं का थूली होता है, कई कृषक पहचानते हैं, कई कृषकों को कंफ्यूजन होगा, यानी कि दलिया बोलते हैं दलिया। उसे। तो वो जो सूखी दलिया होती है उसके अंदर हम रोगार, जो दवाई आती है रोगार का 5 किलो थूली में 500 ml रोगार डाल के उसको अच्छा मिला के और ग्लव्स पहन के, हाथों में ग्लव्स पहन के उसको अच्छा मिला ले। पपीते का जहां प्लांट लगा है उसके सेंटर से 6 इंची की दूरी पर उस दलिया को थोड़ा भुरभुरा दिया चारों तरफ में, तो जितने भी कीट हैं उसकी गैस से भी हट जाएंगे और वो थूली खा के वो वहीं सट आउट भी हो जाएगी। जो थूली, ये पकी हुई थूली की बात कर रहे हैं? कच्ची दलिया। हाँ, आटे जैसी जो आती है, आटे जैसी, जो आटे नुमा, जो एक हाँ, मोटा पिसा हुआ आता है जी, डस्ट टाइप, जी, जिसमें आटा नहीं होता है, सिर्फ गेहूं का जो मोटा हार्ड छिलका रहता है, सिर्फ वही होता है। अच्छा। येलो कलर का, अच्छा, है ना। ये आपका हो गया पूरा शुरू में जो समस्याएं बनती है कीटनाशकों का उसके लिए नियंत्रण हो गया कीटों अब का। आगे हम बात करते हैं जब फ्लावरिंग स्टेज हो जाता है भैया, उसके बाद पपीते में सबसे ध्यान रखने वाली बात है, कई कृषक जब स्प्रे लेते हैं तो कई पेस्टिसाइड या काउंटर वाले जो होते हैं, कई को थोड़ा सा पपीता थोड़ा सेंसिटिव है, उनको हो सकता है कई बार कंफर्म भी नहीं रहता है कि ये दवाई डालने पर इसका क्या साइड इफेक्ट होता है। तो आप इस पर किसी भी फॉस नाम का स्प्रे न करें और ना ही ड्रिंचिंग करें पपीते पे, दवाई ये चलेगी नहीं। और एक दवाई जो होती है जो कि देखिए पपीते में 2 मेजर प्रॉब्लमें बनी रहती है हल्की फुल्की क्लाइमेट के आधार पर और वातावरण के आधार पर। एक मिलीबग होता है और दूसरा रेड माइट होता है। तो रेड माइट पर हमेशा ध्यान रखना, यदि रेड माइट बगीचे में कहीं दिख रही है, लाल कोड़ी दिख रही है, लाल मकड़ी दिख रही है, तो जैविक में ही ऑर्गेनिक बेस मटेरियल ही यूज करें, केमिकल गलती से भी ना डालें। अच्छा। यदि केमिकल डाल दिया तो फलों के ऊपर स्क्रैचिंग आ जाता है, वाइट धब्बे हो जाते हैं। माइट्स के लिए जो दवाइयाँ होती है और मिलीबग के लिए जो दवाइयाँ होती है ये सिर्फ ऑर्गेनिक फॉर्म में ही डालें। अच्छा, जो ऑर्गेनिक सेफ दवाइयाँ हैं, हाँ, और जो बहुत ही सेफ है, बहुत ऑर्गेनिक है, जिनमें केमिकल और ना के रसायन बराबर होता है। नहीं होते नहीं हैं, होता है। वही वाले आपको उपयोग करना है। क्योंकि ये जो केमिकल और रसायन होते हैं ये पौधे को क्षतिग्रस्त करते हैं, उसकी लीफ को, उसके फ्रूट को, सबसे ज्यादा फ्रूट को नुकसान होता है जैसे उसमें स्प्रे होता है। फ्रूट की क्वालिटी ऐसी कर देते हैं कि व्यापारी भी उसको खरीदता नहीं है। अच्छा। एक बहुत दवाई है मकड़ी के लिए, बहुत अच्छी दवाई है, आपका धानुका कंपनी का ओमाइट है, मकड़ी के लिए अच्छा है, लेकिन इससे स्क्रैचिंग पपीते पे आता है। सिर्फ स्क्रैचिंग मतलब कि उस पर दाग धब्बे आ जाते हैं, पपीते को खराब कर देती है, खराब हो जाता है। दवाई
अन्य फसलों के लिए अच्छा है, माइट्स को अच्छा कंट्रोल करता है। किसानों ने छोटी अवस्था पे भी डालते हैं, लेकिन जब तक फूल नहीं है जब तक वो दवाई काम करता है, लेकिन फूल और फल लग गए तो वो भारी नुकसान करता है। तो हमारे प्रैक्टिकल में किसानों ने जो देखे हैं उपयोग करके जी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन दवाइयों से है। फॉस नाम का कंटेंट न डालें और ओमाइट का स्प्रे न करें। मिर्ची पर, अन्य फसलों पर बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। पर पपीते पे न डलवाएं, उससे स्क्रैचिंग काफ़ी होता चलिए, है। तो कीट नियंत्रण की बात हो गई और उसमें हमें क्या नहीं करना है ये भी बात हो गई, और क्या उपाय करना है कि हमें ऑर्गेनिक में ही जाना है जब हम माइट्स की बात कर रहे हैं मिलीबग और के मिलीबग लिए- की बात कर रहे हैं। मिलीबग तो के मिलीबग लिए के लिए कोई विशेष बहुत उपाय है अच्छा आपके उपाय पास? है। मिलीबग पर जो सर्फ होता है कपड़े धोने वाला, जी, अपने जो कपड़े धोने का जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट पाउडर होता है, हाँ, डिटर्जेंट जो होता है वो एक पंप पे 100 ग्राम लेके मिलीबग के ऊपर स्प्रे किसान करते हैं। 100 ग्राम एक पंप पर? हाँ, 100 ग्राम। जी, और तो उससे नुकसान कुछ भी नहीं होता है। और जितना भी मिलीबग है 8-8 दिन के अंतराल पर 3 बार स्प्रे करें, मिलीबग को काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता और माइट्स के लिए तो सिर्फ ऑर्गेनिक, है। ऑर्गेनिक ही मटेरियल ही और डालना। ऑर्गेनिक में काफी सारे मिलीबग के लिए एक और दवाई, 3 प्रकार की दवाई है। यदि केमिकल में डालना चाहे तो एक आता है आपका कार्बोसल्फान, ये टेक्निकल है, जी, धानुका का ही प्रोडक्ट है, आतंक करके, जी, धानुका का ही है मिलीबग के लिए। हम्म, आतंक है जिसमें टेक्निकल कार्बोसल्फान आता है, और एसिटाप्रीमाइड, मतलब आतंक आपको लेना है, मतलब कार्बोसल्फान की मैं बात कर रहा हूँ। आतंक के अंदर टेक्निकल कार्बोसल्फान आता है, वो 40 ml 15 लीटर पानी में। एसिटाप्रीमाइड जो व्हाइट फ्लाई के लिए डलता है वो 10 ग्राम। कॉन्फिडोर, इमिडाक्लोरोप्राइड 10 ml। ये 3 दवाई यदि कृषक स्प्रे करता है तो बिना किसी नुकसान के मिलीबग को पूरी तरह खत्म कर देता है। यानी कि फ्रूटिंग स्टेज पर भी, फ्रूटिंग स्टेज पर भी कोई स्क्रैचिंग नहीं देगा। यानी कि पौधे के फ्रूट के ऊपर कोई नुकसान नहीं पूरा पहुंचाएगा, निला दो, फ्रूट को अच्छे से धो दो, पर उसको कोई नुकसान कोई नहीं नुकसान नहीं होगा। करेगा। नहीं होगा सर। अच्छा, तो बहुत अच्छा बताया आपने कि ये 3 और रासायनिक उत्पाद है जो आप उपयोग कर सकते हैं, और एक आपने बताया कि सर्फ यानी कि डिटर्जेंट 100 ग्राम से, मिलीबग उससे भी काफ़ी अच्छा बराबर। प्रभाव होता है। और क्या तीसरा क्या था आप बताने नहीं, ये वाले थे? 3 दवाई का अच्छा, ये 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन करके था, आप स्प्रे कर सकते ये कॉम्बिनेशन आप उपयोग कर सकते हैं और बराबर। स्प्रे कर सकते हैं। तो ये मिलीबग पे नियंत्रण के बारे में बात हो गई, और माइट्स के लिए तो हमारी बात है ही कि भैया वो तो सिर्फ ऑर्गेनिक, और जैविक में भी काफ़ी कई सारे प्रोडक्ट है, फंगस वाले प्रोडक्ट आते प्रोडक्ट हैं। भी। अच्छी गुड फंगस होती है जो माइट्स के खिलाफ काम करती है और माइट्स को नष्ट कर देती है, तो वो जैविक में आपको मिल जाएंगे। उसका उल्लेख हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, शायद हमारे भविष्य में वह प्रोडक्ट आएंगे बराबर। जो कि हम उपयोग करेंगे हमारे खुद की फसलों के ऊपर। जैविक वाले उपयोग हम उत्पाद हम लेकर आएंगे। तो ये हमारी बहुत बढ़िया बात हो गई कीट नियंत्रण के ऊपर। तो मैं इस श्रृंखला में अभी इसको यही विश्राम देता हूँ, और हम अगले में बात करेंगे किस प्रकार से हमें नियंत्रण करना है खरपतवार का, और खरपतवार नाशकों से क्या खतरा है। अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं खरपतवार नाशकों का, कि किस प्रकार से खरपतवार नाशक का उपयोग नहीं करना है, सावधानियों के अंतर्गत हमें कैसे खरपतवार नाशकों का उपयोग करना है और कैसे नहीं करना। ठीक है, हम एक काम करते हैं, अगले ऑडियो में इस पर बात करते हैं, ताकि हम पूरा एक ही ऑडियो में खरपतवार के ऊपर एक पूरा ऑडियो बन जाए, और उसकी सावधानियां भी उसमें आ जाएगी, और उस पर हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं इसके बारे में भी बात हो जाएगी।